हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर है सीडीपी का हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कर रहे थे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बाद हमने उसमें साइकोलॉजी देखा, उसका मीनिंग देखा और कैसे हमारा जो स्टडी स्टडी बिहेवियर स्टडी बन गई थी, वो हमने पूरा प्रोसेस देखा कि सॉल से हम माइंड पे गए, फिर कॉन्शियसनेस, देन हम बिहेवियर की स्टडी किस प्रकार से करने लगे। तो सारे स्कूल्स हम देख चुके हैं, उसमें से हमारे 2 स्कूल रह चुके हैं। तो एक बार फिर से हम ये रिवाइज़ करके देख सकते हैं। जैसे हमें इसमें यहाँ पे देखने को, जैसे ये मैंने आपको एक निमोनिक दिया है, जैसे SFPBGCH। तो आप इससे अपना खुद से देख सकते हैं कि आपको याद करने में आसानी रहे। जैसे कि पहले हम जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि वो लोग लाल बटे का यूज़ करते थे हम, और जो सीबीएसई वाले थे आई थिंक वो बद्री प्रसाद हर बोले टाइप। तो ये सब गाइज मैंने आपको इसीलिए बताया है SFPBGCH, जिससे कि आप इसके अलावा कोई भी और तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे याद रखने में या ऐसे करने में। तो इससे गाइज आप जैसे देख सकते हैं, S फॉर स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, F फॉर फंक्शनलिज्म हो गया, P से साइको एनालिसिस हो गया, B से बिहेवियरिज्म हो गया, G से गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी आप देख सकते हैं, और C से आप कॉग्निटिज्म देख सकते हैं, H से आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आप देख सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। और साथ साथ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के हमारे कौन थे फादर, जो थे विलियम वुंड थे, और जो फंक्शनलिज्म थे उसके विलियम जेम्स थे, और जो साइको एनालिसिस था हमारे सिगमंड फ्रॉइड रहे हैं, और बी से हमारा बिहेवियरिज्म जिसके वॉटसन रहे हैं, जी से गेस्टाल्टवाद जो इसके फादर रहे हैं वो वर्दीमर रहे हैं, और बाकी जो साइंटिस्ट और हैं इसमें, जो साइकोलॉजिस्ट और भी हैं, जैसे कोफका हो गए और वर्दीमीर हो गए, कोहलर हो गए, तो ये भी इसी के अंडर आते हैं। और कॉग्निटिज्म में आपको मिलर और ब्रूनर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो लास्ट है कार्ल रोजर के नाम से हम इसे जानते हैं, जो ह्यूमनिस्टिक हमारी अप्रोच है। ये गाइस सिर्फ मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉग्निटिज्म, तो ये संज्ञानवाद के बारे में है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा, जो लोग DSSB केवी वगैरह या रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वहाँ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लेकिन आप अगर CTET और UPTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे इतना डीप नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, और मैंने इसलिए ये टॉपिक भी डाल दिया है। गाइज़, ये मेरे पुराने नोट्स हैं, इन्हीं से मैंने जो CTET और UPTET के एग्ज़ाम और जूनियर में जो हुए हैं एग्ज़ाम, मैंने इसी से दिए हैं, और तो इसलिए मैं आपको अभी इसी से करा रही हूँ। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है कि संज्ञान, आपकी जो मानसिक क्षमताएं क्या हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है। इसके अंदर बेसिकली जो आती है हमारी मेंटल स्किल्स आती हैं। इसमें मेंटल स्किल्स में आप देख सकते हैं कि आपकी जो मेंटल स्किल्स हैं, इसमें ये हमारा जो हमने सेंटर दिया हुआ है, कॉग्निटिव को दिया है, कॉग्निशन को दिया है, इसमें आपका परसेप्शन आएगी, आपकी इमेजिनेशन पावर आएगी, आपकी मेमोरी आ जाएगी कि आपकी कितनी मेमोरी किस टाइप की है, कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक है या फिर आप जल्दी भूल जाते हैं। आपकी रीजनिंग आएगी, तर्क शक्ति, आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इसी के अंडर आ जाएंगी कि आपके सोचने का तरीका क्या। आपकी लैंग्वेज जो आपने डेवलप हुई आपको, या कितनी लैंग्वेज आती हैं। ये जो अपना हमारा जितना भी संज्ञान का काम है, आपको ये इसी के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब आगे जैसे ये मैंने इसमें दिया हुआ है, ये नॉर्मल, सॉरी गाइस, ये जैसे कि जो ह्यूमन माइंड है उसको कंप्यूटर के साथ ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इसे कंपेयर करती है। तो ये क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया। तो ये जो हमारी है, ये है इंफॉर्मेटिव जो प्रोसेसिंग है, इस थ्योरी को के ऊपर स्किनर ने भी बात किया है। ये क्या करते हैं, जो हमारे कंपैरिजन करते हैं, हमारे दिमाग का कंप्यूटर के साथ जो कंपैरिजन किया है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अंडर किया गया, जो जिसके ऊपर स्किनर ने भी बात की है। और बाकी आपके लिए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका कॉग्निशन में क्या होता है, कि आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसकी ये जो टर्म है बेसिकली आपकी संज्ञान के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंडर आपने देखा रीजनिंग है, मेमोरी है, आपका लैंग्वेज है, इमेजिनेशन है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके इसी के अंदर है। बेसिकली आपका जो थिंकिंग प्रोसीजर है वो कॉग्निटिव या कॉग्नाइजेशंस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो गाइज आगे बढ़ेंगे हम।
तो ये गाइस अभी जो मैंने बताया जो हमारा चैप्टर था उसी से ये रिलेटेड था, जो हमने लास्ट टाइम जो अपना चैप्टर किया था ये उसी से रिलेटेड है। जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमने किया था ये, इसलिए मैंने 2-4 टर्म्स जो हमारी रह गई थी वो साथ साथ दोबारा से ये मैंने रिवाइज़ किया, रिकॉल किया है, जिससे कि हम दोनों क्लासेस को एक दूसरे से लिंक कर सकें। आज देखते हैं हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, बाल विकास से संबंधित है, और साथ साथ मैंने एक टर्म और लिखी हुई है यहाँ पे, वो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंट साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है उसके हम हमारे जो पूरा जो हमारा विकास है, जो आत्म मनोविज्ञान है, मतलब हमारा कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है कि जब तक हमारा डेवलपमेंट होगा, तो उसमें अगर पूरी की बात करते हैं, पूरे डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहते हैं। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें सिर्फ एक एज पीरियड तक रखा गया कि भाई यहाँ से और यहाँ तक के बीच में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने माना कि जैसे इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसमें एडोलसेंस तक की बच्चों को हम स्टडी करते हैं जो 20 साल तक होते हैं। फिर उसके बाद तो आपने देखा होगा कि 18 और 20 में सब लोगों का जो स्कूल लगभग कंप्लीट हो जाता है, फिर उनके कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में बेसिकली हम 20 साल तक एडोलसेंस वाला जो पीरियड होता है वहाँ तक हम लोग स्टडी करते हैं, और जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है उसमें हम कंप्लीट करते हैं। जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है ओल्ड एज तक, अडल्टहुड तक, मतलब गर्भ से प्रौढ़ अवस्था तक, स्टार्टिंग से लेके आप जब तक आपकी प्रौढ़ अवस्था नहीं आ जाती तब तक आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी हो गया। और तब हम सिर्फ एडोलसेंस तक पढ़ाई कर रहे हैं या उसके बारे में जान रहे हैं, उसकी सारी प्रोसीडिंग जहाँ तक हम पता कर रहे हैं वो एडोलसेंस है, तो वो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया। इसलिए जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कि बीएड वाले, बीटीसी वाले, तो हम लोगों को यही देखने को मिलता है चाइल्ड साइकोलॉजी, बिकॉज़ हम लोगों के सिलेबस में यही है, क्योंकि हमें जिन बच्चों को पढ़ाना होता है वो हमारे इसी एज के अंडर आते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आपको लगभग सभी टीचिंग एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आगे जो ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, इवन प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये पूछा गया कि ये किसकी डेफिनेशन है। जो बर्क है उन्होंने कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट किया जाता है। तो अब जैसे मैंने अभी बताया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या है, तो जो बाल विकास जो है उसके अंदर जो हमारा कि जन्म पूर्व से लेकर जब आप परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बीच में जितने भी आपके चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, तो वो इसी के अंडर जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है, हमारी स्पष्ट किया जाता है, इसी के बीच उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब ऑल एक्सपेक्ट ऑफ चेंजेस, ये मैंने अपने उसके लिए लिख दिया था, ये लिखा हुआ है इधर कि जितने भी चेंजेस हों, मतलब समटाइम ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा मतलब अपनी मेमोरी को लेकर वो रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ऐसे की पॉइंट में लिख दिया था एज ऑल, मतलब ऑल एक्सपेक्ट ऑफ चेंजेस, जितने भी एक्सपेक्ट में मतलब जितने भी हमारे चेंजेस होंगे वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। आगे बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब जो चेंजेस हैं, मतलब जो पैटर्न है चेंज होने के, हमारे डेवलपमेंट कैसे कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये निमोनिक यूज़ किया POP, तो आप इसे लगा सकते हैं प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली या सीक्वेंसली होगा और प्रेडिक्टेबल होगा। तो अब इसमें सबसे पहले है प्रोग्रेसिवली, देख सकते हैं कि हमारा जो ये पैटर्न ऑफ चेंजेस है इसमें सबसे पहले हमने प्रोग्रेसिव देख लिया, फिर हमने ऑर्डरली या सीक्वेंसली देख लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रेडिक्टेबल होता है। तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि भाई जो हमारा डेवलपमेंट होता है डे बाय डे क्या हमारा प्रोग्रेस करता चला जाता है। आज कुछ मतलब आज मान लो कि हमने बैबलिंग करना सीखा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे शब्द बोलना, फिर हम क्या है कि हम और लैंग्वेज, उसके शब्दों के बाद हमने सेंटेंस मेकिंग हो गया, फिर हमें एक लैंग्वेज आ गई, फिर उसके बाद क्या है कि हमें 2 लैंग्वेज आ जाती हैं। तो इसी यही मतलब एक उसका होता है कि, और ये जो होता है एक सीक्वेंस में होता है कि एक ऑर्डरली होता है, ऐसे नहीं कि भाई पहले बच्चों को सेंटेंस बोलना आ गया उसके बाद वो बैबलिंग करेगा। तो इसका एक ऑर्डर है, एक राइट वे है कि इसी ऑर्डर में हम इसे फॉलो करेंगे। एक तरीका होगा कि इस चेन का, ऐसे नहीं है कि किधर से किधर को भी जा सकते हैं। जो चेन होगी इस चेन का जो है एक क्रम होगा, सही तरीका होगा कि कैसे से किया जाना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड हो गया कि जो हमारा होगा ऑर्डरली होगा, एक सीक्वेंस में होगा, प्रोग्रेसिव होगा, डे बाय डे मतलब बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड टर्म है वो है प्रेडिक्टेबल चेंजेस, कि जैसे इंडिया में या फिर हमारे घरों में एक कहावत हम लोगों ने सुनते आए हैं
कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो इसका मतलब उसी प्रिडिक्टेबिलिटी से है कि मतलब हमने बच्चों को देखा है, बचपन में देखा है, या फिर हमें पता चल रहा है कि वो बोलने में बहुत अच्छा है, तो वी कैन से दैट कि भाई अच्छा लिंग्विस्टिक जो पावर है इसकी बहुत अच्छी है, आगे जाके वकील बन सकता है। छोटे छोटे जो घर में होते हैं बच्चे को कई बार सुनने को भी मिल जाता है कि जो उनकी एक्टिविटी को देख के थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन करते हैं। और प्रेडिक्शन का मतलब गाइस कभी ये नहीं होता कि आपका 100% सही होने वाला है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि हो सकता है, अभी जो हमने चीज़ें देखी हैं उसे ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा होगा। मान लीजिए कि आपका बच्चा है कि उसके मार्क्स का ये है कि पहले उसके 99, आपने देखा है कि भाई 10th में उसने 99 स्कोर किया है, फिर 12th में 98 किया है, तो अब वो जो प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी के लिए कर रहा है, तो आपको होता है कि हाँ भाई ये एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा, या फिर ये इन फ्यूचर ये बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेगा। तो ये आपका क्या होता है कि आपने उसका बिहेवियर स्टडी किया है और आपने उसकी एक्टिविटी देख के अपना प्रिडिक्शन दिया कि हाँ कि ये फ्यूचर का आईएएस ऑफिसर है। जैसे आप ये बताते हैं, ये आपका प्रिडिक्शन हो गया। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है आगे जो इसमें बताया जा रहा है कि भाई हमारा डेवलपमेंट जो होगा तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे दो मेजर टर्म्स हम यूज़ करते हैं। एक हमारा हो गया हेरिडिटी और एक हमारा हो जाता है एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है हमारा 50-50% क्या है हमें यूज़ करने को मिलता है, मतलब या फिर हम ये कहें कि दोनों का ही रोल जो होता है हमारी लाइफ में वो क्या होता है कि डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का कितना रोल होता है, कैसे होता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है तो उसके बारे में बता दूं। पहले जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या रिवर्सिबल नहीं है। अगर ऐसे नहीं है कि एक बार बूढ़े हो गए तो वापस जवान आप हो जाओगे, जवान तो मतलब एक सिंसियरली एक ऑर्डर होता है कि भाई इसी फॉर्म में होगा। पहले बच्चा होगा, फिर उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर अडल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ओल्ड एज में आ जाएगा। तो ऐसा रिवर्सिबल नहीं है कि बूढ़ा होने के बाद कोई फिर से जवान हो सकता है। और क्या है कि मॉडिफाइबल है, मतलब कि आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसमें बदलाव होते रहेंगे, मतलब चेंजेस इसमें होंगे ही होंगे। जो आपको चेंजेस देखने को इसमें मिलेंगे। और जो ये क्या है साथ साथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये आपका जो डेवलपमेंट है लाइफ लॉन्ग चलेगा, आपको लाइफ लॉन्ग ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि भाई किसका के जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारा कि 50-50% दोनों का रोल होता है कि 50% आपका नेचर और 50% आपका नर्चर। यहाँ पे जो हमने नेचर कहा है वो हमारे हेरिडेटरी को कहा है, और जो हमारा एनवायरमेंट है वो हमारा नर्चर है। जैसे कि पौधे के लिए हम कह सकते हैं कि उसे जब हम उसका पालन पोषण करते हैं तो हमारा वो नर्चर हो जाता है। और नर्चर हमारा किसके अंडर आता है, एनवायरमेंट के अंडर आता है। अब इसमें दो चीज़ बताई हुई हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले इसलिए यहाँ पे मैंने गाइस ये दोनों को डिफाइन कर दिया। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्रोथ क्या है हमारी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटी उसमें हम कर सकते हैं। और जो क्या है डेवलपमेंट हमारा ब्रॉड टर्म है कि इसके अंदर ना बहुत सारे हमें चेंजेस जो बदला। देखो ग्रोथ क्या हमारा हमारे फिजिकली एस्पेक्ट में होती है, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, या फिर हमारे हाथों की जो फिंगर्स हैं या फाइन मोटर्स स्किल्स हैं वो हमारी जब वो वर्क करने लगती है तो वो हमारी डेवलपमेंट में आ जाती है। लेकिन जब तक वो उंगलियों का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ हमारे ग्रोथ में आती है। लेकिन जब हम उनसे लिखना या अपने जो फाइन स्किल्स हैं वो डेवलप कर लेते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में आती हैं। डेवलपमेंट में गाइज होता है कि हमारी लैंग्वेज, हमारी जो हम बोलना सीख जाते हैं, फिर या फिर हमारी समझने की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, मतलब कि हम चीज़ों को पहले से अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे विकास के अंदर आती हैं, हमारे डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। और जो डेवलपमेंट है हमारा वूम टू टूम चलता रहता है। ग्रोथ का क्या होता है एक टाइम पे आके रुक जाती है, और जो हमारा जो डेवलपमेंट है कि आपका जन्म से ये कब्र तक चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये क्या है एक टाइम के बाद आने के बाद रुक जाएगा, इसीलिए इसे नैरो कॉन्सेप्ट कहा गया। फिजिकल एस्पेक्ट्स में ये देखने को आपको मिलता है। और ये इसमें क्या है आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते रहेंगे। और इसमें क्या है ये ब्रॉड टर्म है कि भाई आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। जैसे ऊपर भी दो टर्म्स यूज़ की गई हैं कि वूम टू टूम वाली हो गई, लाइफ लॉन्ग हो गया, ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसीलिए से कहा गया है। आगे जैसे इसमें बताया गया कि जो ग्रोथ है उसे हम मेजर कर सकते हैं कि
कि उसे माप सकते हैं कि भाई इतना हो सकता है आपका वजन। अब ये हम विकास नहीं बता सकते कि आपको 50 किलो भाषा आती है या आपको कि समझदारी 20 ग्राम है, तो ये हम नहीं बता सकते। और इसमें ये क्या है, ये हमारा है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, हमारा क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है हमारा ग्रोथ। जैसे हमने अपने मेज़र कर लिया, अभी अपना वेट मेज़र कर ले रहे हैं, अपना हाइट मेज़र कर ले रहे हैं, और इसमें क्या हमारी क्वालिटी होती है। डे बाय डे जो हमारी क्वालिटी इंक्रीज़ होती रहती है, हमारा विकास का जो दर है वो बढ़ती रहती है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है डेवलपमेंट में होता है हमारा डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये अब इसमें है कि जैसे मान लो हमारी इसमें क्या इंक्रीमेंटल होती है कि हमारी चीज़ें बढ़ती हैं, इसमें ऐसे नहीं हो। इसमें होता है कि भाई अब अगर हमारा डेवलपमेंट हो चुका है तो हमारा वो घट भी सकता है। अब जैसे हाइट है हमारी एक बार बढ़ गई तो उसके बाद नहीं है कि हमारी वो घटेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आज आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए क्या अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जा रहे हैं, या फिर आप उतनी आपके पास मतलब उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन अब नहीं रही है, या फिर आप टाइम टेकिंग हो गए हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट में है वो उसमें डिक्रीज़ भी हो जाता है। अब इसमें नीचे दिया हुआ गया कि फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है उसे अफेक्ट करने वाले कौन कौन से 2 कारक हैं, तो आप देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफ़ेक्ट करेंगे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले। तो इसमें दिया हुआ एक हेरिडेटरी दिया हुआ है, एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अब एनवायरनमेंट में जो टर्म, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट में क्या क्या यूज़ किया गया, हमने एजुकेशन यूज़ किया है, न्यूट्रिशन यूज़ किया है, आपका जेंडर यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो एनवायरनमेंट में आपकी एजुकेशन आपको इफ़ेक्ट करेगी कि आप कितने, आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब मीन टू से कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, या कुछ टाइम के स्कूल गोइंग वाला ऐसा रहा है, या मतलब घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका क्या है। और दूसरा आपका है कि आपका न्यूट्रिशन किस प्रकार का आपको मिल रहा है, आपका पोषण, मतलब जो पोषक तत्व हैं आपको जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो आपको मिल रहे हैं। अगर आपको वो मिल रहे हैं तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। इससे डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका दिमाग भी डेफिनेटली अच्छा हुआ। हेल्दी बॉडी के लिए आपको पता है कि हेल्दी भोजन के लिए खाने की कितनी ज़रूरत होती है। और फिर आपका जेंडर में इसलिए क्योंकि आप लड़का हैं या लड़की हैं, क्योंकि सोसाइटल चेंजेस जो आपका एनवायरनमेंट है घर में, ये इन चीज़ों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या हैं, घर एक लड़का है या लड़की हैं, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट के अंदर जो मेजर पॉइंट है, एजुकेशन हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका जेंडर हो गया। और हेरिडिटी जो है यहाँ पे गाइज, हेरिडिटी के अंदर है आपके बायोलॉजिकल फैक्टर, अपने पेरेंट्स से आपको जो मिलते हैं। मतलब अब हेरिडिटी का ये नहीं है कि गाइज कि आप जाके दुकान पे चेंज करा देंगे, या फिर आपने अच्छी सोसाइटी में घर ले लिया, या फिर आपके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड, आपने मतलब आपको किसी ने अडॉप्ट कर ले। हेरिडिटरी है कि आपको बायोलॉजिकल है, आपको अपने मम्मी पापा से मिलती है। तो ये आपके पास ये, तो जब भी डेवलपमेंट की बात होती है दोनों को एक साथ काउंट नहीं कर सकते। किसी भी एक्सपेक्ट में ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों को 50-50 रोल है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि कहीं पे आपका डेवलपमेंट, आपकी हेरिडिटी 60 हो गई है, तो आपकी जो 40% आपका एनवायरनमेंट हो गया। तो कभी भी हम इन्हें जोड़ के नहीं देख सकते कि 50-50% होगा। किसी एस्पेक्ट में होता है कि आपकी हेरिडिटी ऊपर चली जाती है, किसी में आपका एनवायरनमेंट ऊपर चला जाता है। लेकिन हमारा डेवलपमेंट इन दोनों के, ये एक टर्म यूज़ की जाती है, वुडवर्थ ने कहा है कि आपकी 50% आपकी हेरिडिटरी और 50% आपका एनवायरनमेंट आपको डेवलप करने में मदद करता है। ये बात सही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर एस्पेक्ट में आपका 50-50% दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब आगे जैसे इसमें अब हेरिडिटरी के बारे में क्या है बताया गया है, ये टर्म यूज़ होती है ये पहले से कि हाउ फॉर वी कैन गो। अब हम ये नहीं कह सकते वी विल गो कि हम कहाँ तक जाएंगे, हमें पक्का नहीं पता होता है। इसमें कहता है कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी हेरिडिटरी आपको कहाँ तक जाने के लिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर आपकी पेरेंट्स का IQ लेवल अच्छा है तो बच्चों के भी चांसेस होते हैं कि उसका IQ लेवल जो होगा वो अच्छा ही होगा। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के पेरेंट्स ये मतलब
आप ये वाली बात दिमाग में रख रहे होंगे कि भाई कुछ लोग हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते पढ़ने में, मतलब वो तो इलिटरेट हैं, उसके बावजूद बच्चे उनके आईएएस बन गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों का आईक्यू लेवल कम है, इसका मतलब है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन्हें स्कूल जाने के लिए मिली। अदरवाइज़ डेफिनेटली उनके पेरेंट्स भी अच्छे आईक्यू लेवल वाले ही होंगे। और अब इसके अंदर कौन कौन सी, ये जैसे हमारा हमने या नेचर यूज़ किया है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आ गया है, और जेनेटिक हो गई कि भाई हमें जेनेटिक मिली है, बायोलॉजिकल, ये सारी टर्म्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपनी हेरिडिटी के लिए। एनवायरनमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं हम नर्चर यूज़ कर लेंगे, डायनेमिक कर लेंगे। डायनेमिक मतलब चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। और बाकी आगे जो है ये हमारी स्टेजेस दी हुई हैं कि हमारी कौन कौन सी स्टेजेस हैं भाई डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ में क्या हमारी स्टेजेस भी आते हैं। पहली स्टेज हम देख लेते हैं, कंसेप्शन पीरियड जो हमारा आता है। इसमें क्या होता है कि हमारा कंसीव करने वाला टाइम होता है कि जब कोई माँ होती है कि जब बच्चे को वॉम में कंसीव कर लेने से लेकर 9 मंथ तक। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 280 डेज़ के लिए होता है बिफोर बर्थ। बर्थ से जो जन्म से पहले का जो समय है ये वो वाली स्टेज होती है। उसके बाद इन्फेंसी आती है। इन्फेंसी जो होती है बर्थ टू 2 ईयर, आपके जन्म से 2 साल का जो समय होता है उसे हम इन्फेंसी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो हमारा 2 से 12 वर्ष का जो हमारा टाइम पीरियड है वो है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा अडल्सेंस। अडल्सेंस में अडल्सेंस हमारा 18+ वाला हो गया। उसके बाद की जो हमारी ईयर्स होती हैं, और आगे जो हमारा कंसेप्शन वाले हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा बताया गया है कि जो हमारा कंसेप्शन पीरियड है इसके अंदर 3 हमें टर्म्स इन्होंने दी है। जर्मिनल स्टेज दी है जिसे बीजावस्था भी कहते हैं, ये 15 डेज़ के लिए होती है। ये 2 हफ्ते कह दीजिए आप, 2 हफ्ते या फिर 15 दिन इसे कह सकते हैं। और इसके बाद एम्ब्रोनिक स्टेज है हमारी, जो हमें 2 वीक से 2 मंथ तक के अंदर जो हमें ये स्टेज देखने के लिए मिलती है। हिंदी में से पिंडावस्था कहते हैं, कि मैंने साथ साथ हिंदी का भी लिखा हुआ है, बीजावस्था, पिंडावस्था। और जो फीटस है उसे भ्रूण अवस्था कहते हैं। ये हमारी 2 महीने से और मतलब जब तक बेबी का जन्म होगा वो वाली अवस्था हमारी होती है। तो अब इसमें बताया, जैसे मैंने साइड में लिखा है 280 डेज़ और 9 मंथ्स, ये कंप्लीट जो होते हैं हमारी फीटस वाला टाइम होता है, कि हमारा फीटस वाला टाइम को इसी नाम से हम जानते हैं। ये तीनों अवस्था जो हमारी जो पहली अवस्था उसके अंडर दी हुई हैं। गाइस जो लोग सीटेट देने वाले हैं उनके लिए ये वाली जो स्टेज है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग जो रीट वाले हैं, केवीएस वाले हैं, डीएसएसबी वाले हैं, उनके लिए ये जो है ये थोड़ा डीप है, लेकिन उन लोगों के लिए ये कामयाब चीज़ें हैं जो लास्ट जो टॉपिक है। अदरवाइज़ सीटेट और यूपीटेट वालों के लिए जो ऊपर वाला है इतना सफिशेंट होगा। I hope guys you like this video. If you like this video, please do like and subscribe. Thank you.